गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं सर। चलो बच्चों, कल किस किस ने पढ़ाई किया बताओ मुझे। मैंने किया सर। बट्टी और पाखी, आप लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं किया? सर जी, मैं पढ़ाई कर रहा था, मगर ये पाखी बोली कि चलो खेलते हैं, पढ़ाई का क्या है, वह तो हम वैसे भी पास हो ही जाएंगे। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं बोला, बंटी झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो कल कौन बोली थी, तुम्हारा भूत? तुम्हारा ही भूत होगा। रुको रुको, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ कि कौन भूत है। अरे अरे, झगड़ा मत करो। अच्छा पाखी, तुम बताओ, तुम्हें यह बात कौन बोला कि पास हो जाते हैं? नहीं नहीं सर, मैं नहीं बोली, बंटी झूठ बोल रहा है। पाखी बेटा, मैं जानता हूँ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब बताओ, कौन बोला तुम्हें? सर जी, ये बहुत झूठ बोलती है, यही बोली थी। इसकी मम्मी ही बोली होगी। नहीं सर, उस दिन बाजू वाली आंटी मेरी मम्मी को बता रही थी कि आजकल पढ़ाई में दम नहीं रहा, सारे बच्चे पास हो जाते हैं, पढ़ाई करें या ना करें, 8वीं तक पास करना ही पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, आज हम पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं और तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है? ठीक है सर जी, और पाकी को बोलिए थोड़ा सा कम झूठ बोला करे। सॉरी सर। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि 8वीं तक के बच्चों को क्यों पास किया जाता है, ठीक है? जी सर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है सर। तो बच्चों, एक बार की बात है, रामू नाम का एक आदमी मंदिर में पूजा करने जाता है। सभी लोग आरती की थाली लेकर कतार में खड़े रहते हैं। मंदिर का गेट खुलता है और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जब रामू के आगे वाला व्यक्ति पूजा करने जाता है, तब रामू उसे देखता रहता है। आगे वाले व्यक्ति की पूजा होने के बाद अचानक उसकी पीठ खुजाने लगती है। अब उसके एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा था। इसीलिए अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसने पास में देखा कि मंदिर के पास में ही एक खंबा है। उसने अपनी पीठ को खंबे से रगड़ना शुरू कर दिया। खुजली मिटते ही वह चला जाता है। रामू यह सब देख रहा था। उसने भी पूजा होने के बाद खंबे में अपनी पीठ रगड़ी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यह भी एक पूजा की विधि है। उसके साथ साथ बाकी के लोग भी वैसे ही करने लगे और उन्हें भी यही लगने लगा कि यह भी एक पूजा की प्रथा है। अरे बाप रे। दूसरी कहानी यह है बच्चों कि एक बार किसी स्कूल में 10वीं पास बच्चों के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जो फर्स्ट आया था उस छात्र को माइक पर बोलने का मौका दिया गया था, मगर वह छात्र माइक पर एक शब्द भी नहीं बोल पाया और जो बच्चा मुश्किल से पास हुआ था वह छात्र माइक पर बहुत अच्छे से बोला। तब वहां के टीचर्स को समझ में आया
कि केवल रट्टा मारकर पढ़ने से कुछ नहीं होता। ऐसे छात्र जो होते हैं वो हर कला में माहिर नहीं होते। तो बच्चों बताओ, इन कहानियों से आपको क्या समझ में आया? बंटी ही बताएगा, वो बहुत पढ़ता है ना। तो तू ही बताना। अरे फिर से तुम लोग शुरू हो गए। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले स्टोरी में आपको बताया था कि एक के पीठ रगड़ने के बाद में दूसरा रगड़ता है, तीसरा रगड़ता है, चौथा रगड़ता है और इस तरह से धीरे धीरे वह प्रथा बन जाती है। सेम सिचुएशन दोस्तों एजुकेशन में भी थी। आरटी एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन जब लगा, उससे पहले एजुकेशन में सिर्फ उन्हीं बच्चों को होशियार या अच्छा माना जाता था जो पढ़ाई में अच्छा होता था। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता था उन्हें कमजोर माना जाता था और उन्हें फेल कर दिया जाता था, भले वह बच्चा बाकी के गुणों में, बाकी के कलाओं में अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, रिजल्ट बनाते समय में भी सिर्फ बच्चों की लेखी परीक्षा यानी रिटन एग्जाम पर ही ज्यादा से ज्यादा भार दिया जाता था। अगर कोई बच्चा लेखी एग्जाम में या रिटन एग्जाम में अगर पास हो जाता है तो उसे पास किया जाता था, अदरवाइज उसे फेल कर दिया जाता था। दोस्तों, मेरा एक क्लासमेट था, वह कबड्डी में बहुत अच्छा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाकर खेल कर आ चुका था। दोस्तों, उसे बाकी के स्कूलों के टीचर्स अपनी टीम से खिलाने के लिए लेकर जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया तो यह बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यह पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और उसकी वजह से इसे फेल कर दिया गया और उसकी वजह से उस स्टूडेंट ने, उस मेरे क्लासमेट ने पढ़ाई छोड़ दी और आज वह गांव में मजदूरी का काम करता है। दोस्तों, सोचिए कि अगर उस समय मूल्यमापन यानी बच्चों का जो मूल्यमापन होता है वह मूल्यमापन अगर रिटन एग्जाम के आधार पर न होकर उनके कला और उनके गुण के आधार पर होता तो शायद यह बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो खेल चुका था, हो सकता है स्टेट लेवल तक भी खेलकर आ चुका होता या नेशनल लेवल पर भी खेल चुका होता, लेकिन सिर्फ रिटन एग्जाम में यानी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद इन द सेंस आज उसे उस लेवल पर जाना चाहिए था लेकिन उस लेवल पर नहीं जा पाया। दोस्तों, आज भी और पहले भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही बात रहती है कि पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। दोस्तों, यह डायलॉग आपने धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि धोनी अगर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते तो आज सिर्फ वे एक टीसी बनकर रह जाते थे। उन्हें सिर्फ उनके फ्रेंड सर्कल और उनके रिलेटिव जानते थे, लेकिन आज उनके खेल की वजह से पूरी दुनिया उनको जानती है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होने से ही वह बच्चा होशियार नहीं होता और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता वह कमजोर नहीं होता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होती ही है। आप तारे जमीन पर या 3 इडियट्स पिक्चर देखे होंगे, उसी में यही सब दिखाया गया है दोस्तों। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखे है दोस्तों कि वे अपने बच्चों पर सिर्फ पढ़ाई के लिए दबाव देते हैं और पढ़ाई के चक्कर में वे अपने बच्चों के अंदर के जो गुण होते हैं, उनके जो कला होती है, उन्हें जानने में, उन्हें पहचानने में असमर्थ होते हैं और जिसकी वजह से वे बच्चे अपने गुणों का विकास नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी काम में उनका इंटरेस्ट होना जरूरी होता है। अगर हमें किसी काम में इंटरेस्ट है तो वह काम हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर गलती होती है। सेम सिचुएशन इसी में भी होती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वह स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वो पेंटिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह पढ़ाई में कमजोर हो गया तो कमजोरी है। नहीं, वह पेंटिंग में, डांसिंग में या स्पोर्ट्स में अपना अच्छा खासा करियर बना सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि किस बेस पर हम बच्चों का मूल्यमापन करते हैं।
जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है लेकिन स्पोर्ट्स में अगर अच्छा है तो वह बच्चा अपना करियर स्पोर्ट्स में भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है तो हर चीज में कमजोर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों पर ध्यान देने के बाद में शिक्षण विभाग ने यह फैसला किया है कि पहली से 8वीं तक के यानी 1st to 8th तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मूल्यमापन उनकी कलाओं के आधार पर किया जाए। और इसी वजह से अभी 2009 से मीन्स RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट की तहत 2009 से बच्चों का मूल्यमापन कला और उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। लेकिन लोगों ने उसे उल्टा लिया है। उनके दिमाग में सिर्फ इतना भरा गया है कि बस पहली से 8वीं यानी 1st to 8th के स्टूडेंट्स को बिना पढ़े पास किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। उनके गुणों के आधार पर, उनके कलाओं के आधार पर उनका मूल्यमापन किया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी भी चीज को बिना जाने उसे कभी भी गलत न समझे। दोस्तों आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड्स को पता चले कि 8वीं तक के बच्चों को पास क्यों किया जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अगर आपको फिर से चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।